बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। जब से मिफ्ता इस्माइल साहब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना बने, वो कहते थे कि मेरा काम है मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना, और उन्होंने बड़ी दफ़ा मीडिया के सामने कहा कि मैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आया नहीं था। और उनकी ये बात सुनकर मेरे जैसे लोग सीख पा होते थे कि अगर वज़ीर ख़ज़ाना ये बोलेगा कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए मैं आया नहीं था, तो महंगाई कंट्रोल होगी कैसे, ख़ास तौर पर इन हालात में जब गरीब परेशान है, बिलबिला रहा है और उससे पता नहीं है कि उसने अपना गुजारा कैसे करना है। लेकिन बहरहाल मिफ्ता इस्माइल साहब ने IMF से जो भी मुज़ाकरात किए, उसके बाद फिर किस्त एक आ गई 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की। वो कहते हैं मैंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। तो मुझे हमेशा से ये लगता रहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब एक गरीब आदमी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी तरफ इनसेंसिटिव हैं एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। लेकिन पिछले दिनों लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गालिबन कोई फंक्शन था, वहाँ पर सैलाब ज़दगान के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, उन्हें दिखाई गई, उसके बाद वो रो पड़े। वो मनाजिर आपको दिखाते हैं। बच्ची कौन कॉम्प्रिहेंड दी एज ऑफ 8 कि वो फ़कीर की बेटी और मेरी बेटी में वही फ़र्क था कि वो किसी फ़कीर के घर पे पैदा हुई थी और मेरी बेटी सेठ के घर में पैदा हुई थी। और आज हम जो यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। वी सिट हियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अदरवाइज एनी वन ऑफ अस कुड हैव बीन देयर। इंशाल्लाह जी पूरी कौम साथ है, अल्लाह खैर करेगा। अब जब मिफ्ता इस्माइल साहब की ये वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी तो मुझे लगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब इतने इनसेंसिटिव नहीं हैं जितना मैं उन्हें समझता हूँ, और उनको गरीब का ख्याल है। वो सैलाब ज़दगान के हवाले से डॉक्यूमेंट्री देख के और जिन हालात में वो ज़िंदगी गुजारे हैं देख कर रो पड़े और अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके, बावजूद इसके कि उन्हें पता था कि पूरी दुनिया उनको देख रही है, मीडिया उनके सामने। तो मुझे लगा कि शायद अब कुछ बेहतर पॉलिसी आए। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि कल रात पेट्रोल की कीमत में दोबारा इजाफा हुआ है, और मैं समझता हूँ ये जुल्म है इस वक्त गरीब अवाम के साथ, ख़ास तौर पे जिनके लिए इस वक्त सर्वाइवल की एक जंग चल रही है। लेकिन मैं आपको इससे पहले कि बताऊँ कि क्या इजाफा हुआ है और क्या इजाफी वसूली हो रही है पेट्रोल की कीमत में इस PDM की हुकूमत की तरफ से, पहले आपको दिखाते हैं। चंद दिन पहले मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे थे कि कमी वाक़या होगी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कमी वाक़या होगी, और वो जिक्र कर रहे हैं कि 8 पैसे की कमी वाक़या होगी, जबकि मैं हकीकतन आपको बताता हूँ कि कितनी कमी होनी चाहिए थी। वो कह रहे हैं 8 पैसे की होगी, हो जाएगी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आएंगे। 8 पैसे की कमी वाक़या हो सकती है और हो जाएगी जब प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आएंगे, जबकि हकीकत यह है कि ओगरा ने जो प्रपोजल दी थी हुकूमत को वो ये थी कि 16 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये कमी वाक़या होनी चाहिए फ़ी लीटर। ये ओगरा की समरी थी। डीजल की कीमत में ओगरा की प्रपोजल ये थी कि 4 रुपये फ़ी लीटर इसको सस्ता होना चाहिए। तो 16 सितंबर से वो पेट्रोल जो कि 10 रुपये फ़ी लीटर सस्ता हो जाना चाहिए था ओगरा की प्रपोजल के मुताबिक, और डीजल 4 रुपये फ़ी लीटर सस्ता हो जाना चाहिए था ओगरा की प्रपोजल के मुताबिक। वो मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि 8 पैसे कोई कमी वाक़या होनी थी, लेकिन वो 8 पैसे भी कमी क्या वाक़या होनी थी, उन्होंने पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा कर दिया। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि पेट्रोल की जो कीमत ख़रीद है इस हुकूमत के लिए वो 172 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर है। जो अवाम को ये जिस प्राइस पे दे रहे हैं वो 237 रुपये 43 पैसे फ़ी लीटर है, और ये जो फ़र्क है ये 64 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर का इजाफी वसूली है। और ये जो इजाफी वसूली PDM की हुकूमत कर रही है इससे यौमिया 1 अरब 89 करोड़ रुपये कमा रही है, महाना 56 अरब 85 करोड़ रुपए कमा रही है। यानी कि ये पेट्रोल की कीमत में इजाफी वसूली जो हो रही है उससे हर रोज 1 अरब 89 करोड़ रुपए PDM की हुकूमत कमा रही है। हर महीने 56 अरब 85 करोड़ PDM की हुकूमत कमा रही है। डीजल की अगर मैं आपसे बात करूं तो कीमत खरीद है 224 रुपये 59 पैसे, अवाम को मिल रहा है 245 रुपये 75 पैसे पे, 21 रुपये 6 पैसे इजाफी वसूली हो रही है यौमिया डीजल में से हर रोज, यानी कि 63 करोड़ रुपए PDM की हुकूमत कमा रही है। महाना 18 अरब 95 करोड़ रुपए PDM की हुकूमत कमा रही है। ओगरा आपको कह देता है कि 16 सितंबर से 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल आप सस्ता कर दें, डीजल 4 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल आप सस्ता कर दें, और उसके बाद आप ओगरा का राइट ही ख़त्म कर देते हैं टू प्रपोज टू द गवर्नमेंट। यानी कि ये अजीब बात है। ये हुकूमत ने एक अजीब काम किया है कि ओगरा जो कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को देखती है और फिर अपनी समरीज बना के हुकूमत वक्त को भेजती है। और आपको याद होगा कि कई दफ़ा वज़राए आज़म ने, चाहे वो इमरान खान साहब थे या दीगर वज़राए आज़म थे, वो क्रेडिट लेते थे कि देखिए जी ओगरा ने इतने रुपए की समरी भेजी है कि पेट्रोल को महंगा करो, लेकिन वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दी है वो समरी।
तो ये वो हुकूमत है कि जिससे ओगरा ने कहा कि अब आप पेट्रोल सस्ता कर दें क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो चुका है, लेकिन इन्होंने कहा जी हमने सस्ता तो करना नहीं है, आप क्यों हमें नसीहत करते हैं, आप क्यों हमें प्रपोज कर रहे हैं। इन्होंने उनका प्रपोज करने का राइट खत्म कर दिया। और क्यों खत्म किया, वो इस वजह से खत्म किया क्योंकि अप्रैल 2022 में पेट्रोल की कीमत जो है वो तकरीबन 150 रुपए थी फी लीटर, डीजल की कीमत 184 रुपए 15 पैसे के करीब थी। आलमी मार्केट में पेट्रोल उस वक्त इमरान खान का दौरे हुकूमत था, $104 फी बैरल पे था। यानी कि जब $104 फी बैरल पे आलमी मार्केट में पेट्रोल अवेलेबल था तब पेट्रोल मिल रहा था 150 रुपए का पाकिस्तान में फी लीटर। अब आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत $92 फी बैरल है, लेकिन पेट्रोल मिल रहा है 237 रुपए 43 पैसे का। तो ये गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कहीं पे तो है। और मैंने तो आपको ये ऑयल कंपनीज एंड एडवाइजरी काउंसिल जो है उसकी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है वो आपको दिखा दी है। तो कहने का मकसद ये है कि आप बेशक मीडिया के सामने आके मैं नहीं कहता कि मिफ्ता साहब ने ऐसे कोई ढोंग रचाया है, मैं नहीं कहता कि उन्होंने ड्रामा किया, मैं समझता हूं कि जेन्युइनली वो जज्बाती हो गए, लेकिन ये जज्बात मेरे किसी काम के नहीं है, ये जज्बात पाकिस्तान के अवाम के किसी काम के नहीं है। अगर आप परफॉर्म नहीं करते एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ओगरा आपको ये कह रहे हैं कि आप पेट्रोल सस्ता करें, आप महंगा कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत नीचे जा चुकी है, आप उसके बावजूद महंगा कर रहे हैं। आप अरबों रुपए पाकिस्तान के अवाम की जेब से निकालकर हुकूमत के खजाने में डाल रहे हैं, और उसके बाद अगर आप रो पड़ते हैं, आंसू दिखाते हैं, तो मुझे क्या फायदा उसका, या एक आम आदमी को क्या? कोई फायदा नहीं है। हमें तो फायदा तब होगा जब आप परफॉर्म करें, पेट्रोल सस्ता करें, गरीब की आवाज सुने, उसके बच्चे का ख्याल करें। मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त गाड़ी वाले के लिए पेट्रोल डलवाना इतना मुश्किल हो चुका है, मैं सोचता हूं कि मोटरसाइकिल वाले कैसे गुजारा करते हैं। और इस दौरे हुकूमत में लोग बाकायदा तौर पर जो चैरिटी करते थे, उनमें से कुछ लोगों को मैंने बाकायदा तौर पर देखा है कि उन्होंने प्रैक्टिस बनाई है, वो पेट्रोल पंप्स पे जाके मोटरसाइकिलों वालों को 1-1 लीटर पेट्रोल डलवा के देते हैं। ये हालात आ गए, यानी कि कुछ सोच नहीं सकता था कि मोटरसाइकिल पर सफर करने वाला जो है वो मुखैयर हजरात से इस तरह चैरिटी लेगा, लेकिन लोग लेने पर मजबूर हैं। तो ये काम है आपका मिफ्ता इस्माइल साहब। आप रोते हैं, चलें ठीक है, आपको हमारा ख्याल है, आपकी मेहरबानी है, आपके आंसू निकल आए हैं। हालांकि पहले आप कह चुके हैं कि मैं महंगाई कंट्रोल करने नहीं आया। बाप अपने बच्चों के गले काट रहा है वहां पे टोबा टेक सिंह में महंगाई से तंग आके, और वजीर खजाना बोले मैं महंगाई कंट्रोल करने नहीं आया, तो ये बहुत ही सख्त स्टेटमेंट है। लेकिन उसके बाद आपकी ये रोने वाली फुटेज सामने आई तो मुझे लगा कि आपके अंदर दिल है, लेकिन इस दिल का हम क्या करें, इन जज्बात का हम क्या करें अगर आपकी कारकर्दगी इसके साथ मैच नहीं करती, अगर आप पेट्रोल सस्ता नहीं करते, अगर आप अवाम को रिलीफ नहीं देते। वो कब देंगे, वो कब मिलेगा, लोगों की जिंदगी कब सुकून में आएगी, ये सवाल है। और इसको आगे लेकर चलेंगे। मेरे साथ हैं मजहर अपने तजनिगार, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, नदीम अफजल चंद साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। चंद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इफ़ आई मे स्टार्ट विद नदीम अफजल चंद साहब। चंद साहब, पीडीएम की हुकूमत पेट्रोल के हवाले से जो इजाफा और ओवरऑल जो सिचुएशन है, इन द मिडस्ट के इमरान खान अब कह रहे हैं कि मैं हफ्ते को कॉल दूंगा, बाहर निकलूंगा, हकीकी आज़ादी चाहिए, फिर वो महंगाई के हवाले से भी बात करते हैं। तो आपको लगता है कि लोगों के सेंटिमेंट्स इस वजह से इमरान खान के साथ जा रहे हैं, इसलिए वो मकबूल हो रहे हैं क्योंकि परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब है इस हुकूमत की? देखिए जी, जहाँ तक अवाम के मसाइल का तल्लक है बरसर साहब, वो तो यकीनन बहुत ज़्यादा है। खा महंगाई हो, खा इदारों की कारकर्दगी हो, सूबाई इदारों की या कौमी इदारों की, माँ सिवाय एक 2 इदारों के बाकी कोई हौसला अफजा कारकर्दगी नहीं है। आज से नहीं, कई सालों से, क्योंकि हम रिफॉर्म्स तो कर नहीं सके, हम बेहतरी तो ला नहीं सके, ये हकीकत है। लेकिन अब जो सूरत हाल महंगाई की आप बयान कर रहे हैं, इस वक्त सबसे जो पिसा हुआ तबका है वो दरमियाना तबका है, मतवसत तबका, या काश्तकार जो एग्रो बेस इकानमी पे जिनके साथ जो डिपेंड करते हैं या जो मुंसलिक हैं, वो सैलाब की वजह से, बिजली महंगी होने की वजह से और पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से इनपुट्स इतनी महंगी हो गई हैं कि अब मुल्क एनर्जी क्राइसिस तो ऑलरेडी है, फूड क्राइसिस की तरफ भी हम जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आप इसकी एक्सप्लॉइट कैसे करती है अपोजिशन पार्टी। तो मेरे ख्याल में उनका अपना रोल भी है इस महंगाई में, खा वो 4 साल हुकूमत हो, खा वो
अनस्टेबिलिटी जो इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है सियासी, उसका भी असर है, गवर्नेंस के ऊपर भी है और डिलीवरी के ऊपर भी है। तो मैं समझता हूँ कि इनको इस वक्त बजाय लॉन्ग मार्च या एहतजाज के, क्योंकि इससे मुल्क तबाह बर्बाद होने के तरफ हम जाते हैं, खुदा न खास्ता, मैं समझता हूँ कि डायलॉग की तरफ हमें जाना चाहिए और स्टेबिलिटी की तरफ हमें जाना चाहिए, खा वो जिस तरीके से भी हों। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो सूबे वफाक और लड़ाई जिस तरह शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, ये शिद्दत, इससे रियासत खामोश नहीं रह सकती। अगर अदालतें खामोश रह सकती हैं या दूसरे इदारे, तो मेरे ख्याल में मामलात ख़राब होते जाएंगे। सर मेरी बात सुने ना, वो तो खैर हम डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में कि इमरान खान साहब ने जो कॉल दे दी है और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर वो इस्लामाबाद डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर इनको धूनी दी जाएगी, मतलब यही है कि गैस शेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, उस तरफ हम आते हैं। लेकिन पहले हम पाकिस्तान के अवाम की तो बात कर लें। सर आप तो खुद मान रहे हैं ना कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि इमरान खान के 4.25 साल हुकूमत की जो परफॉर्मेंस थी उसका भी इसके अंदर रोल है, उसकी भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आप लोग तो ये कहकर आए थे कि हम हालात को बेहतर करेंगे। चलें बेहतर ना होते लेकिन इतने ख़राब भी ना होते, यानी कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो महंगाई थी उससे भी कई आगे निकल गई। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सेकेंड बिगेस्ट हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है, या 1975 में था या अब आके 2022 में इतनी महंगाई पाकिस्तान में आई है। इसका क्या जवाब है, कौन देगा? अवाम को अकाउंटेबल है, इमरान खान को छोड़ दें आप, अवाम को क्या जवाब दें? बैरिस्टर साहब, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हम अवाम में से हैं, आप अवाम में से हैं, लेकिन देखना यह है कि हकीकत है, ये जो आप बयान कर रहे हैं इससे तो कोई, मैं तो कम अज़ कम इससे दूसरी राय नहीं रखता। हर लिहाज से अवाम मुश्किल में है, लेकिन देखना यह है कि आखिर ये यहाँ तक नौबत आई कैसी? तो कोई एक हुकूमत इसके ज़िम्मेदार नहीं है, इससे हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ज़िम्मेदार है, हमारा जुडिशल सिस्टम ज़िम्मेदार है, हमारा सियासतदानों का पार्लियामेंट सिस्टम ज़िम्मेदार है, हम सारे ज़िम्मेदार हैं। कोई एक तबका या एक ये ज़िम्मेदारी नहीं है। इसमें आप डिमांड एंड सप्लाई से लेकर गवर्नेंस इशू से लेकर एनर्जी क्राइसिस से लेकर ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जो एक दिन में नहीं परवान चढ़े, इस पे बड़ा टाइम लगा है और अब आहिस्ता 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 हम कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। जब इदारे डिलीवर ना कर रहे हो तो उसी को कोलैप्स कहते हैं ना, और किसको आप कोलैप्स कहते हैं? तो इस वक्त एक दिन में तो नहीं हुए अपना चंद साहब, एक दिन में नहीं हुए, इसकी बुनियाद बहुत पहले से लगी हुई थी, लेकिन 5 महीने में जो कुछ हो गया ना सर, ये 5 महीने में जो महंगाई के हवाले से खास तौर पे सूरत हाल हो गई है, ये भी तो अनप्रेसिडेंटेड है। ये जो महंगाई, डॉलर देखे ना, इमरान खान 186 रुपए 40 पैसे पे छोड़ के गया था, अभी डॉलर जो है वो 240 पे पहुंच गया, मुल्क की बुलंदतरीन सतह पे है डॉलर इस वक्त। ये भी तो अनप्रेसिडेंटेड है सर। देखें बैरिस्टर साहब, वहाँ पर गर्दिशी कर्जा कहाँ पे छोड़ के गए, दूसरा मुल्की कर्जा कहाँ पे छोड़ के गए? मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं तो किसी एक पार्टी को ब्लेम ही नहीं कर रहा, ना किसी एक गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा हूँ, ना मरकज़ में और सूबों में आज भी किस मुख्तलिफ हुकूमतें हैं ना, और सिर्फ एक वफाकी हुकूमत की वजह से ये महंगाई नहीं है, इसमें सूबाई हुकूमतों का भी रोल है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का रोल है। अगर आप एक डिबेट करना चाहते हैं इसके ऊपर कि महंगाई क्यों है और इसका हल क्या है, 2 क्वेश्चन है ना, है बिल्कुल है, इसमें गवर्नेंस सिस्टम हमारा कोलैप्स है, इसमें डिमांड एंड सप्लाई का इशू है, इसमें हमारी एग्रीकल्चर तबाह हुई है, इसमें फ्लड का इशू भी है, इसमें और बहुत सारे एनर्जी क्राइसिस मेजर इशू है। लेकिन इसका हल क्या है? हल ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हल क्या है कि हमारे सियासतदानों को इस चीज़ का तदारक होना चाहिए, हमें कि हमें बैठना चाहिए। हल यही है, हमने लोगों को होप देनी है और हमने ठीक है जी, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं जरा मज़हर साहब की तरफ जाता हूँ। इस तूर तकरार इन चीजों के ऊपर लगे रहेंगे तो हम ये रोजाना हम बदतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है सर। मज़हर साहब, ये इमरान खान भी बात करते हैं कि मईशत बड़ी तेज़ी से नीचे जा रही है और अगर इसको ठीक करना है या रोकना है तो सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना पड़ेगा, फौरी इलेक्शंस कराओ, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है वो मकबूल है, 2/3 अक्सरियत के साथ शायद वो आ सकते हैं, उन्हें लगता है। चंद साहब से बात करें या PDM के रहनुमाओं से बात करें, वो भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस वक्त आ भी जाती है और शहबाज साहब अपना टेन्योर पूरा कर लेते हैं, तो आपको लगता है इस हुकूमत के पास ये प्रॉब्लम्स हल करने की कैपेसिटी है जो इस वक्त मईशत जहाँ पे पहुँच चुकी है?
देखिए एहतिशाम, पहली चीज़ तो ये कि ये आप जब ये अदम एतमाद की तहरीक लाए तो आपने एक गवर्नमेंट चल रही थी, अच्छी थी, बुरी थी, आप उसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज कर रहे थे। गवर्नमेंट इतनी अनपॉपुलर थी कि वो कोई भी ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीत पा रही थी, ज़्यादातर ज़िमनी इलेक्शन हार गई थी, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हार गई थी। एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें पीटीआई की गवर्नमेंट बहुत मुश्किल में थी और पीटीआई के अपने लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर आपने जब अदम एतमाद की तहरीक आई और एक गवर्नमेंट को आपने बाहर कर दिया, तो उसके बाद आज 6 महीने बाद आप लोगों को नहीं मुतमईन कर सकते कि जी ये सब कुछ पिछली गवर्नमेंट का किया हुआ है, क्योंकि फ़र्क बहुत बड़ा हो गया है। यानी अगर डॉलर 187 का था तो आज डॉलर 240-245 का हो गया है। आप कैसे जस्टिफाइड करेंगे? लोगों के देखिए, नदीम अफजल चंद जो है वो बहुत वर्कर किस्म के आदमी हैं और उन्हें इस चीज़ का ज़्यादा वो है। आप नहीं सेटिस्फाई करेंगे, लोग मुतमईन नहीं होंगे पीडीएम की इस जस्टिफिकेशन से कि जी ये सबका किया धरा है। होगा, सबका किया धरा है। आपने क्या किया है? आपने कोई इम्प्रूवमेंट के लिए किया है? कोई आपने लोगों को रिलीफ दी है? लोगों की मुश्किलात में तो बढ़ती जा रही हैं, तो उन्हें जो सामने नज़र आता है वो उसी को जिम्मेदार करार देते हैं और दुरुस्त करार देते हैं। अब गवर्नेंस का मामला है, गवर्नेंस का मामला नहीं बेहतर कर सके। महंगाई का बहुत हद तक ताल्लुक बैड और गुड गवर्नेंस से होता है। अगर अच्छी गवर्नेंस होती है तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। फिर एक तरफ तो आप ये इसका रोना रोते हैं कि सूरत हाल, माशी सूरत हाल इतनी ख़राब है। दूसरी तरफ आपकी कैबिनेट का साइज़ अगर आप देखें, 72 लोग, 8 खामा खाई के, जबकि कुर्बानी तो इन पार्टियों ने देनी चाहिए थी कि मुश्किल से 10-12 वज़ीर होते ताकि आप एक मिसाल बनते। वो मिसाल आप नहीं बन रहे। आप अपनी कैबिनेट का साइज़ उतना ही बड़ा रख रहे हैं, उससे भी ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं और रोना इस चीज़ का रो रहे हैं आप कि जी देखें माशी सूरत हाल पिछली गवर्नमेंट की किया ज़रा है। सियासी अदम इस्तेकाम, इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, आप आज इलेक्शन कराएं, आप 3 महीने बाद इलेक्शन कराएं, आप 6 महीने बाद इलेक्शन कराएं। जो पीडीएम की पार्टीज़ हैं उनको शदीद इस मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जब वो अपने वोटर को जाके ये मुतमईन करने की कोशिश करेंगे कि जी ये महंगाई अपने इसलिए कि ये बहुत मुश्किल होगा उनको। और नदीम साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को समझते हैं कि ये आसान नहीं होगा पीडीएम के लिए लोगों को मुतमईन करना, जो सैलाब में जो फंसे हुए हैं, महंगाई में फंसे हुए दबे हुए हैं, और आप कोई भी रिलीफ नहीं दे पा रहे। और फिर ऑप्टिक्स ऐसे हैं कि जो ऑप्टिक्स जो है वो बिल्कुल नेगेटिव जाते हैं ऑप्टिक्स। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने और या पीडीएम की पार्टीज ने अपने आप को एक बहुत ही नो विन सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है। ठीक है, और बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट बाय यू सर कि आपने कहा कि 72 रुकनी काबीना, ये भी तारीखी तौर पे सबसे बड़ी काबीना होगी है मियां शहबाज शरीफ साहब की। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद ने एक पिटिशन भी दायर की है कि ये आर्टिकल जो रेलिवेंट है, मेरे ख्याल में आर्टिकल 92 की वो बात करें, 92 सब आर्टिकल 1 की, कि उसकी खिलाफ वर्जी में ये काबीना इतनी बड़ी तादाद में शहबाज शरीफ ने बना लिया। बहरहाल कुछ अगर पॉलिटिक्स की तरफ आए तो मैं कुछ शॉर्ट्स पहले आप लोगों को सुनवाता हूँ, फिर उस हवाले से डिस्कशन करते हैं। इमरान खान साहब ने आज क्या कहा, सुने सर। मैं जो अब इस तहरीक में निकल गया हूँ, मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी। आपने मेरे साथ निकलना है जब मैं आपको कॉल दूं, और मैं अपनी सारी कौम को आज आपके सामने कह रहा हूँ कि आगे से जो भी आपको नामालूम नंबर से टेलीफोन करके धमकियां दे, उसको वापस धमकी दो ये कहते हुए कि मेरा आइन मेरे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। आप सब तैयार हो जाओ, मैं कॉल दूंगा, इंशाल्लाह हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आजाद करेंगे। इसका जवाब राना सनाउल्लाह की तरफ से क्या है, ये भी सुने। ना उसके साथ वो बैठ सकता है, ना उसके साथ उसी को हिमायत कर सकता है। जिन लोगों ने उसकी हिमायत की थी वो भी कानों को हाथ लगा रहे हैं, तो उसके शर से कोई महफूज नहीं है। उनका आईनी हक है वो पार्क H9 में अपना एहतजाज करें, लेकिन अगर वो डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो धोनी दी जाए। मजीद राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि अगर कोई सूबा इमरान खान को सपोर्ट करता है इस लॉन्ग मार्च में, तो फिर वफाक अपनी हिकमत अमली आइन के मुताबिक बनाएगा।
जो सूबे इस किस्म के मार्च की सपोर्ट करेंगे, जो कि पाकिस्तान के इस रियासत के कैपिटल पर चढ़ाई के लिए कोई मार्च होगा, उसका फिर इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को देता है, और वो इख्तियार जो है आई विल सबमिट टू द कैबिनेट एंड टू द फेडरल गवर्नमेंट। इसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने यह कहा है कि आपको सरप्राइज़ देंगे, और वो ये ऐसा सरप्राइज़ होगा कि राना सनाउल्लाह रोते हुए इमरान खान के पास जाएंगे। मज़हर साहब, आप ही की तरफ पहले आता हूँ। ये बताइएगा कि ये लॉन्ग मार्च अगर होता है और इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंचते हैं, तो फिर दोबारा इमरान खान साहब सरप्राइज्ड हो जाएंगे और फौरी तौर पे फिर वापसी की कॉल दे देंगे, या फिर जो इफ्तिखार दुरानी कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह रोते हुए इमरान खान के पास जाएंगे, वो होगा? बस ये दुआ करें कोई तीसरा सरप्राइज ना हो। बाकी तो देखें, जो सरप्राइज हैं जब होगा तो सरप्राइजेस देखेंगे, लेकिन ये कि इमरान खान साहब मैक्सिमम क्या करेंगे, यानी वो ठीक है, मुझे नहीं पता उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। ज़ाहिर है मुख्तलिफ होगी, और एन मुमकिन है कि वो बड़े शहरों को ब्लॉक कर दें, एन मुमकिन है वो इस्लामाबाद को, ज़ाहिर है उनके हज़ारों कारकुन ऑलरेडी इस्लामाबाद में भी मौजूद हैं, जो हैं इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ भी तो उन्होंने ज़ाहिर है डिफरेंट प्लान्स पे काम कर रहे होंगे, और इसी तरह गवर्नमेंट भी डिफरेंट प्लान्स पे काम कर रही होगी। क्रैकडाउन भी हो सकता है, एक तसादुम वाली सिचुएशन डेवलप हो सकती है। अब जो इमरान खान अगर लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं और उससे पहले भी कोई एहतजाज होता है, जिस तरह रोड्स वगैरह ब्लॉक करने वाला एहतजाज होता है, ये डिफरेंट होता है। इमरान खान जो बेसिकली इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च नहीं है, वो उनका जो दबाव है वो ज़ाहिर है इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से नवंबर से पहले वो इस गवर्नमेंट को टॉपल करवा दें, वो इस गवर्नमेंट टॉपल हो जाए, या गवर्नमेंट उनके मुतालबात मान ले। और उनके मुतालबात क्या हैं? उनके मुतालबात ये हैं कि नई तकर्री जो है आर्मी चीफ की, वो नई हुकूमत करे, इलेक्शंस जो हैं फौरी तौर पे इलेक्शंस किए जाएं, ये गवर्नमेंट ख़त्म की जाए, एक इंटरम सेटअप बनाया जाए। हर दो सूरतों में इस वक्त जो सिचुएशन है, उनके नुक्ते नज़र से 60 डेज़ में इलेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन 60 डेज़ में इलेक्शंस होंगे तो वो आधे मुल्क में होंगे, इसलिए कि आधे मुल्क में तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है मज़हर साहब, एक ब्रेक लेना है, वापस आते हैं तो चंद साहब से पूछूंगा कि इमरान खान साहब इन तमाम हालात में जब लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं, और राना सनाउल्लाह साहब वैसे तो कह रहे हैं कि वहाँ पर अगर हम आएंगे तो हम इनको धुनी देंगे, और जो ये हैं इफ्तिखार दुरानी साहब ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह रोते हुए जाएंगे और इनको सरप्राइज़ मिलेगा, तो एक तो ये कि होगा क्या, गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल करेगी, और फिर जो हालात ओवरऑल है, जो सिचुएशन इकॉनमी की और महंगाई का हम जिक्र कर रहे थे, इन हालात में ये गवर्नमेंट क्या एक वीक फुटिंग पे नहीं है? इस मार्च के हवाले से अगर इस तरह की फोर्स इस्तेमाल की जाती है, जो कि इमरान खान गिला करते हैं पहले भी इस्तेमाल की गई थी, तो क्या उसका जवाज़ बना पाएगी ये हुकूमत? ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। इस तरह मौलाना फजलुर रहमान को भी सुन लें, वो कह रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान पे फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है, और वो इस तनाजुर में कह रहे हैं क्योंकि कल तौहीन अदालत का जो मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ चल रहा है उसकी समात है, और अगर इमरान खान उसमें गैर मशरूत माफ़ी जमा नहीं कराते अदालत में, तो अदालत के हुक्म के मुताबिक उसमें फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है। तो मौलाना क्या कह रहे हैं? सुन, फ़र्द जुर्म उस पर आयद होने वाला है। अब वो सियासी लीडर बनना चाहता है। इदारों पे तनकीद करो, फ़ौज पे तनकीद करो, अदालत पे तनकीद करो, पार्लियामेंट पे तनकीद करो, जमहूरियत पे तनकीद करो, ताकि जब उस पर हाथ डाला जाए तो वो कहे कि शायद एक सियासतदान पर हक गोई के पादाश में हाथ डाला गया है। ये नहीं होगा, मुजरिम पे हाथ डाला जाएगा, कौमी मुजरिम और इम्पोर्टेड चोर, उस पर हाथ डाला जाएगा इंशाअल्लाह। और ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि इनको आने दें, देखी जाएगी। चंद साहब, मेरा सवाल ये है कि इमरान खान के अपने सियासी मकासद हो सकते हैं, इमरान खान उन सियासी मकासद की खातिर अपनी मकबूलियत का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त हो सकती है, लेकिन
अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं और वो कहते हैं कि इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अवाम बड़ी मुश्किल में है और वो कह चुके हैं मीशत का भट्टा बैठ रहा है और सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि फौरी तौर पर इलेक्शंस करवाए जाएं और उसके लिए मैं लॉन्ग मार्च करूँ और ये इलेक्शंस होंगे तो फिर आप लोगों के मसाइल हल होंगे, तो क्या अवाम को ये बात समझ नहीं आएगी? क्योंकि मसाइल तो वाकई में अवाम के बढ़ चुके हैं, आप खुद तस्लीम कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, पिछले 5 माह में सिचुएशन ख़राब हुई है। तो अगर फिर उस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए आप फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो किस हद तक जस्टिफाइबल होगा? देखिए, पहले तो ये तयन करना पड़ेगा कि क्या ये अवाम के मसाइल हैं या ख़ास के मसाइल हैं। अवाम के मसाइल तो है महंगाई, अवाम के मसाइल जो आप और हम डिस्कस कर रहे हैं ये हैं। ख़ास के मसाइल हैं आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट, ख़ास के और मसाइल हैं, अवाम के और मसाइल हैं। तो इस वक्त जो ख़ास तबका है, जो रूलिंग क्लीट है, मेरे ख्याल में बदकिस्मती तो ये है कि हम सियासत, अब हमारी सियासत का महवर आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट बन गई है। इससे बड़ी पॉलिटिकल करैक्टर की बैंकरप्सी नहीं हो सकती कि हम ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम जो भी सियासत करेंगे वो आर्मी चीफ़ के बलबूते पे करेंगे और आर्मी चीफ़ के हम सहारे सियासत करना चाहते हैं। अल्लाह उनको नसीब करे जो ये सोच रहे हैं और ये आवाम के सामने पता नहीं कैसे सुरखरू होंगे। एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा, मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा गवर्नमेंट खान साहब खुद पहले कह चुके हैं कि ये उनका मसला नहीं है एज ए अपोजिशन, ये हुकूमत का मसला है, हुकूमत जिसको मर्जी अपॉइंट करे। और वो जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी कह चुके हैं कि ये मेरा प्रेरोगेटिव है। अब अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं या इमरान खान है या कोई और है तो ये उनका आईनी हक है। इस पे तो डिबेट मैं समझता हूँ होनी भी नहीं चाहिए। और सिर्फ आप पॉलिटिकल रोल की बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की या फ़ौज की या किसी और इदारे के सरबराह की, तो उस पर तो सारी जमातों का अपना अपना मौक़िफ़ है। और लेकिन जब अपने लिए कोई हमायत मांगे तो आपका रोल ठीक लगता है, जब कोई दूसरों वो ना दे हमायत तो आप उसको फिर हम गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ, कौलो फेल में तजाद वाली बात है। और श्याम भाई, ये इस तरह सियासत, बेशक आप पॉपुलर हों, बेशक आप जो मर्ज़ी हो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सच्चाई होती है वो बतानी चाहिए अवाम को और दिखानी भी चाहिए और उसके ऊपर डिबेट भी होनी चाहिए। कतई नज़र इसके कौन पॉपुलर है या नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो कल मौलाना साहब ने कहा है, जो केस है, ठीक है, उस पर डिबेट डिस्कशन तो नहीं हो सकती क्योंकि अदालत में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत मौका दिया गया खान साहब को और अभी भी उनके पास चांस है, वो माफ़ी मांग ले अदालत से और ऐसे मामलात को आगे आगे चलना चाहिए। उनको रिलीफ भी मिल रहा है अदालतों से, तो उनको दहशतगर्दी के मुकदमे में रिलीफ मिला और भी बहुत सारे मुकदमे मिला। तो मेरे ख्याल में अदालतों से मामलात उनको टकराव की तरफ नहीं जाना चाहिए, सुलझाव की तरफ जाना चाहिए। चले, वो तो कल देखेंगे क्या सूरत हाल निकलती है उस प्रोसीडिंग्स के बाद। लेकिन आज की एक और इशू के हवाले से मेरे पास फुटेज है। परवेज़ इलाही साहब मिले हैं CCPO लाहौर को और वफाक ने उनको वापस तलब कर लिया था क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने से इनकार कर दिया और उसके बाद उनकी चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के कुछ मनाज़र आपको दिखाते हैं फिर से। तो चंद साहब, ये CCPO साहब को फेडरल गवर्नमेंट ने वापस एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने बुलवा लिया था, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है और परवेज़ इलाही साहब उनको थपकी दे रहे हैं। और अगर आप देख सकते हो, पता मुझे नहीं पता आप देख रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन या नहीं, तो वो बड़े बाअदब तरीके से झुक के उन्होंने थपकी ली। जी जी, तो क्या करेंगे आप, क्या होगा? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये मनाजर कई दफ़ा आए जब शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी फेडरल में और सूबे में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी ऐसा तनाव आया और फिर वो तनाव चलता चलता उसका रिज़ल्ट क्या निकला वो तारीख सब के सामने है कि फिर सब चलते गए। तो फिर अभी CCPO को जाने से रोका है, जब जाने की बारी आएगी फिर कोई किसी को नहीं रोक सकता, फिर CCPO नहीं जाता, सब कुछ चला जाता है। तो मेरे ख्याल में इदारों को टकराना नहीं चाहिए, ना सूबों को और वफाक को, ना हमें अपने अफसरान को इस मुश्किल में डालना चाहिए। बाई बुक चलना चाहिए, बाई रूल चलना चाहिए। वफाक का जो मुलाजम है
वो वफाक की मुलाजम होता है, उसकी तनख्वाह भी वफाक देती है, उसकी अटैचमेंट भी वफाक कर सकती है, और सूबों में डेपुटेशन पे वो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में तनाव इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि क्वेश्चन आ जाए कि अब आइन इसमें क्या कहेगा और हमारी अदालतों का क्या रोल है, या हम टकराव के बाद जो रिज़ल्ट निकलता है वो फिर कभी काकड़ फार्मूला निकलता है, कभी गुलाम इसाक़ खां फार्मूला निकलता है। खुदा न खास्ता बड़े बड़े इस मुल्क में हमने फार्मूले देखे हैं, तो अल्लाह ना करे ऐसा कोई दोबारा हम फार्मूला देखें। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कोई अच्छी चीज़, सच्ची बात है, वो नहीं समझ आ रही कि कोई अच्छाई की तरफ हम जा रहे हैं। मज़हर साहब, ये ख़बर ये है ना कि वो आईजी पंजाब को कहा था कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के चंद रहनुमाओं के ख़िलाफ़ FIR दे, तो सुना ये है कि आईजी पंजाब ने इनकार कर दिया था, और फिर CCP लाहौर के कहने पर लाहौर में गालिबन थाना टाउनशिप में FIR दर्ज हुई है मियाँ जावेद लतीफ़ और मरीम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ ग्रीन टाउन में। तो अब आपकी क्या राय है, क्या होगा? वफाक कोई तादीबी कार्रवाई करेगा? और जो CCPO ने कहा कि मैं नहीं छोड़ता चार्ज, क्या वो दुरुस्त कहा उन्होंने? देखिए एहतशाम, हमारी सियासत जो है ना थानेदारियों पे चलती है, और पंजाब में ख़ास तौर पे चंद साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, और इसीलिए जब नासिर दुर्रानी साहब को लेकर आए थे इमरान खान साहब पंजाब में, तो वो पंजाब में नहीं चल पाए, उन्हें फौरी तौर पे जो है हटाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त जो उनके इत्तेहादी PMLQ यही इत्तेहादी थे, तो इन्होंने कहा कि जी यहाँ तो चलती ही सियासत थानेदारी की बुनियाद पर है, तो आप अगर ये यहाँ कोई पुलिस रिफॉर्म्स वगैरह करने के मूड में, तो वो खुदा के लिए ना करें। इसीलिए मुज़दार साहब के दौर में 5 IGs 5-6 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए। हमने सिंध में भी देखा, सिंध में भी AD ख्वाजा वाला जो केस था, फिर IG मुश्ताक मेहर साहब के साथ भी, और फिर अल्टीमेटली मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट ने बाकायदा पूरा एक जो है फार्मूला दिया कि इस फार्मूले के तहत IG के अंडर जो है जो भी सिंध गवर्नमेंट अगर ट्रांसफ़र करेगी SSP या उसको, तो वो IG की कंसर्न से होगा। अब यहाँ आप ये देखें कि IG ने जो भी रीज़न हो, IG रिलेक्टेंट थे केस रजिस्टर करवाने में, डोगर साहब ने केस रजिस्टर कर लिया, तो एक तरह से IG को भी बाईपास किया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं कोई एश्योरेंस या इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका ओवरऑल नुकसान जो है पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान के सियासतदानों को हो रहा है कि उनकी सियासत SHO के लेवल पर आ गई है, उनकी सियासत SSP के लेवल पर आ गई है, CPO के लेवल पर आ गई है, क्योंकि यही चलता है सिस्टम कि जी पुलिस आपकी अपनी हो, क्योंकि पुलिस डायरेक्टली लिंक्ड होती है नीचे ग्रास रूट लेवल पे, और उसी के थ्रू आप देखें ना, मतलब आपने कर दिया था ना, एक डोगर साहब ने आपकी बात मान ली थी, डोगर साहब ने केस रजिस्टर कर दिया था, आज बुला के आपने चौधरी परवेज अलाई या मुनिस अलाई तो सियासत करते रहेंगे, लेकिन डोगर साहब ने अपने आप को ब्रैकेट कर दिया, अपने आप को कंप्लीटली ब्रैकेट कर दिया एक पार्टी से। और यही हमारे यहाँ जो पुलिस सिस्टम नहीं बन पाया किसी भी गवर्नमेंट से। आपने बॉडी लैंग्वेज देखी, आपने बॉडी लैंग्वेज देख के आप कुछ उसके ऊपर राय देंगे जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी परवेज अलाई से मिलते हुए? देखिए मैं एहतशाम, ये एक फर्द की बात नहीं है। क्या मुस्लिम लीग नून ये नहीं करती? क्या पीपल्स पार्टी ये नहीं करती? ये हमने क्यों नहीं पुलिस को आज़ाद कर पाए? हम क्यों नहीं पुलिस को? मुझे मज़हर साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मज़हर साहब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि वो जितने मुअद्दब तरीके से CM साहब के सामने खड़े थे परवेज अलाई साहब, अभी कोई पता नहीं महीना है 2 महीने है वो CM, या वो अपना टेन्योर पूरा भी कर सकते हैं। अभी तो ये भी है कि पंजाब में तब्दीलियों की आवाज़ें आ रही हैं हमारे सामने, लेकिन जैसे वो खड़े थे और फिर जिस तरह से परवेज अलाई साहब ने कहा इधर आओ मैनू जफ्फा पाओ, तो फिर जितने मुअद्दब तरीके से झुक के वो उन्हें मिले हैं और उन्होंने जिस तरह थपकी दी है, तो मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अगर मतलब कि किसी MPA का फ़ोन जाता होगा, किसी मिनिस्टर का फ़ोन जाता होगा किसी केस में, तो फिर क्या तफ्तीश में इंसाफ होता होगा? इसमें आप हैरान ना हो। ये देखिए, जब IG, DIG, SSP, SP, इवन SHO के लेवल पे लोग मुजरा की दावतों में जाने की इजाज़त होगी, जब इस तरह की पार्टीज में मिक्सअप होंगे, मिंगल होंगे, तो फिर क्या होगा? फिर यही होता है ना कि अगर उनको तब्दील किया जाता है या वो ट्रांसफ़र करवाते हैं, किसी वज़ीर के साथ ट्रांसफ़र करवाते हैं, कहीं पोस्टिंग करवानी होती है तो वज़ीर को इस्तेमाल करते हैं,
उनकी प्राइवेट पार्टीज में ये सारे पुलिस अफसरान मौजूद होते हैं। तो एक आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना, तो इससे नुकसान क्या हुआ? कोई स्ट्रीट क्राइम होता रहे, कोई बड़ी वारदात होती रहे, आपके पीछे वज़रा हैं जो आपको बचा लेंगे, आपके पीछे वज़ीर आला हैं जो आपको बचा लेंगे। इसी वजह से सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। जी ठीक है। चंद साहब, आखिरी सवाल, 1 मिनट है मेरे पास। पंजाब में तब्दीली होने जा रही है जी? देखें जी, अभी तो कोई तब्दीली की इस तरह मुझे कोई रिहर्सल तो नहीं हो रही, कोई ना कोई खान साहब कहते हैं कि टेलीफोन आ रहे हैं, हमें तो मैं तो नहीं देख रहा कोई तब्दीली आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मज़हर अब्बास साहब आपको बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम का आगाज़ किया था अवाम से, मईशत से, अवाम के दुखों का जिक्र किया था और पेट्रोल की कीमत में इजाफे का जिक्र किया था। और ये हुकूमत यौमिया और माहाना कितना कमा रही है पेट्रोल की कीमत में इजाफी वसूली से, उसका जिक्र किया था। तो वहीं पर वापस आते हैं, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ओगरा ने जो प्रपोजल दी थी वो तो ये थी कि 16 सितंबर को पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये कमी वाक़या होनी चाहिए फ़ी लीटर और डीज़ल में 4 रुपये। अब बजाय इसके कि वो कमी होती, इस हुकूमत ने फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दी है और ओगरा का वो जो इख्तियार था प्रपोज करने का वो भी ख़त्म कर दिया। यानी कि ये भी अनप्रेसिडेंटेड ही एक मैंने इस हुकूमत का स्टेप देखा है कि उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं काबीना जो है वो 72 अरकान पर मुश्तमिल है इस वक्त, और वहाँ पर जो खर्चा है वो अपनी जगह पर। तो ये सबसे पहले ये बताएं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत गिर चुकी है, लेकिन उसके बाद ओगरा कह रहा है कि कम होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद PDM की हुकूमत पेट्रोल महंगा करती चली जा रही है और अवाम रो रही है। बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपको एक ऐसी फिगर दे दूं कि 2010 में आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें थीं वो थी $140 फ़ी बैरल, और आज शायद 90 के करीब है, $90 फ़ी बैरल। लेकिन जब आलमी मंडी में 140 थी तो पाकिस्तान में 90 रुपये का था फ़ी लीटर, और आज जो है वो 2.5 गुना से ज़्यादा हो गया। हालांकि आलमी मंडी में $140 से $90 पर आ गया। तो इसका मतलब ये कि बुनियादी जो ख़राबी है वो ये है कि दानिस्ता तौर पर पिछले 6-7 महीने और उससे पहले रुपए की कदर गिराई गई, और चूँकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, तेल हम मंगाते हैं, तो डॉलर जो मिसाल के तौर पर मिड मई में 152 रुपये का था, आज 240 का है। तो जब आप $1 के कन्वर्ट करते थे रुपीज़ में 152, उसके ऊपर टैक्सेस लगते थे, अब ये 240 पे लग रहे हैं। तो ये जो रुपए की कदर गिराई गई है, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि इसकी वजह, नंबर 1 रीज़न जो पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, रुपए की कदर को दानिस्ता गिराना नंबर 1। दूसरा, पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता। अब से कुछ बरस पहले इमरान खान साहब के दौर में 8 रुपया लीटर जो है वो होता था फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी, जिसको मैं भत्ता कहता हूं। और ये भत्ता जो था, पिछला बजट जो दिया था PTI ने, उसमें 30 रुपये कर दिया था उन्होंने। और ये तो 30 रुपये जो था, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो तो खुद बढ़ाने के लिए मनसूबाबंदी कर चुके थे। और वो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था उस बजट को, 30 रुपया फ़ी लीटर। उसके बाद जब ये हुकूमत आई, मुआहदा IMF से टूटा, जब दोबारा हुआ तो उन्होंने 50 रुपये पर कर लिया। तो ये दूसरी बड़ी वजह है ये भत्ता। हालांकि मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कार्बन टैक्स था उसको गैर कानूनी दिया, फिर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी रखा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गैर कानूनी है, तो उन्होंने डेवलपमेंट लिखा के पेट्रोलियम लेवी करके टैक्सों का कर दिया, ताकि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन निकल। ठीक हो गया, टाइम बताइए। जी ठीक है। डॉक्टर साहब एक सेकंड ज़रा, आप बिल्कुल सही और बड़ी इन्फॉर्मेशन आप देते हैं हमेशा जब भी हमारे शो में आते हैं। मिफ्ता साहब को शॉर्ट ज़रा दोबारा मैं चाहता हूँ कि चलाएं, जिसमें वो इंसान की हालत देखकर आप दीदा हो गए थे। वो ज़रा शॉर्ट ज़रा दोबारा निकालें। डॉक्टर साहब मैं आपको दिखाता हूँ कि मिफ्ता साहब जो हैं वो सैलाब ज़दगान की हालत देखकर आप दीदा हुए थे। फिर बात करते हैं कि उनके बस में है इसको कम करना या नहीं है। दिखाइएगा जी, शॉर्ट दिखाइए। बच्ची कौन कॉम्प्रिहेंड दी एज ऑफ 8 कि वो फ़कीर की बेटी और मेरी बेटी में वही फ़र्क था कि वो किसी फ़कीर के घर पे पैदा हुई थी और मेरी बेटी सेठ के घर में पैदा हुई थी। और आज हम जो यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। वी सिट हियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अदरवाइज एनी वन ऑफ अस कुड हैव बीन देयर। तो वज़ीर ख़जाना को आप दीदा होते हुए आपने भी देखा, मैंने भी देखा, डॉक्टर साहब अब क्या इनके बस में नहीं है? क्योंकि बेबसी में इंसान फिर रो पड़ता होता ना जब बस ना चल रहा हो। तो क्या इनके बस में नहीं है जिसकी वजह से मज़ीद महंगाई होती चली जा रही है, या मामला कुछ और है? ये महंगाई कम करना नहीं चाहते,
और जो कुछ खेल हुआ है मैं आपको बता दूं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा, मिफ्ता साहब भी नहीं कर रहे। IMF ने और स्टेट बैंक ने ये कहा कि महंगाई जो इस वक्त है, आज भी जो है, जुलाई में भी जो है, उसका भी बहुत बड़ा ताल्लुक इमरान खान साहब की पॉलिसियों से है। ये स्टेट बैंक ने कहा है अभी 29 अगस्त को, उससे पहले IMF ने भी कहा। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि पिछली बातें हम छोड़ देते हैं, पिछली हुकूमत को। मेरा एक सवाल मिफ्ता इस्माइल साहब से है कि जनाब, आप 19 अप्रैल को जब तशरीफ़ ले गए थे वाशिंगटन, तो आपने ये फरमाया था कि मई में हमारा IMF से मामला तय हो जाएगा। फिर आपने कहा जून में हो जाएगा, और जून में आपने IMF से मामला तय किए। जब बजट बनाया तो वो उसके खिलाफ था। तो जो हरकत इमरान खान ने की थी वो आपने भी कर दी। तो IMF ने कहा भाई ये क्या तमाशा है, अभी तो आप तय करके गए, बजट तो उसके खिलाफ है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जी मैंने बजट जो दिया था वो उससे क्या IMF के साथ मामला के खिलाफ था। तो पहले तो ये बताएंगे वो किसके दबाव पे बजट उन्होंने बनाया था, उनका अपना था या कहीं से दिया गया था। फिर उन्होंने टैक्सों के लिए ताजरों के साथ मामला तय किए, IMF को बता दिया, IMF ने उसकी मंजूरी दे दी। फिर उन्होंने उसके दबाव पे उसको भी वापस ले लिया, वो फिर IMF नाराज हो गया। तो इस तरीके से जिस वक्त IMF का जो मैं बस एक जुमला बता दूं कि किस्त मिली थी, उसे 218 रुपए का डॉलर था, IMF की किस्त मिल गई, तो ये 240 जो हुआ तो वो किसकी जिम्मेदारी है? तो ये तो उन्होंने खुद टैक्सों की चोरी होने। डॉक्टर साहब एक और सवाल है जनाब, एक और सवाल है, वक्त कम है। सवाल ये है कि ये क्योंकि हुकूमत अक्सर ये कहती है ना कि देखिए जी IMF के साथ जो मुआहदा इमरान खान ने किया था अब उसको हमने निभाना है, उसकी वजह से अब पेट्रोलियम लेवी वगैरह की भी जितनी भी बात होती है वो होता है। ये अभी जो फिगर्स मैं दे रहा था कि जितनी इजाफी वसूली हो रही है पेट्रोल के ऊपर, 64 रुपये 17 पैसे इजाफी वसूली हो रही है फ़ी लीटर, और यौमिया 1 अरब 89 करोड़, माहाना 56 अरब 85 करोड़ PDM की हुकूमत कमा रही है इस इजाफी वसूली के नतीजे में। तो ये सिर्फ लेवी की वजह से इजाफी वसूली है या उस लेवी के अलावा भी इजाफी वसूल कर रही है ये हुकूमत, और उसको कम कर सकती है लेकिन कम नहीं कर रही है अवाम के लिए? मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि जिस वक्त इन्होंने रुपए की कदर को गिराया है, तो बाकी भी तो जो आपकी 75 अरब डॉलर के इंपोर्ट्स हैं उस पर भी तो सारा महंगाई बढ़ी ना, उसकी वजह से तो सारा रिजर्व्स गिरे और आपका यहाँ इम्पैक्ट आ गया। आप 75 अरब डॉलर की जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो 218 पर था जिस वक्त IMF की किस्त मिली थी, आज 240 पर है, और जब इमरान साहब गए थे तो 182 पे था। तो ये जो 75 अरब डॉलर के इंपोर्ट पर बढ़ा, जिससे हुकूमत को कस्टम ड्यूटी ज़्यादा मिली अदर दैन पेट्रोल, हुकूमत को ने बेतहाशा कमाया है मुनाफा उसमें इंपोर्ट्स के ऊपर, इंपोर्ट्स माफिया ने भी कमाया है। फिर उन्होंने डीलर्स का कमीशन भी बढ़ाया है, उनको खुश किया है, और ये माजी में भी ओगरा को नज़रअंदाज किया गया, आज भी किया है। लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह था कि खेल ये हो रहा है कि टैक्सों की चोरी के नुकसानात को पूरा करने का आसान नुस्खा ये है कि पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दें, उसमें 100% वसूली होती है, 100% वसूली होती है। ये नुस्खा बना लिया कि एमनेस्टी दे दें और शाहाना अखराजात कर दें, कैबिनेट का साइज़ बढ़ा लें, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बढ़ा लें। अभी मैं तो किसी पर पर्सनल जाता नहीं हूँ, लेकिन अभी जो हमारे उसमें अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी, जी बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त ख़त्म हो गया डॉक्टर साहब आप ज्वाइन करने के लिए। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि डिस्ट्रिक्ट मार्जिन भी बढ़ाया गया और डीलर्स का मार्जिन भी बढ़ाया गया, और जब लास्ट टाइम इससे पिछली दफ़ा पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ था तो फिर डीलर्स का मार्जिन बढ़ाया गया था उस टाइम पर, और मैंने तब ये कहा भी था। लेकिन साफ मुकर जाते हैं हमारे सियासतदान टेलीविज़न पर आकर भी, और उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, मार्जिन डीलर्स को तो कोई नहीं जा रहा, ये तो 1 रुपया टैक्स भी नहीं हमने बढ़ाया, ये तो बस वो IMF के साथ मुआहदा और उसकी मजबूरी और ये वो। लेकिन हकीकी शफाफ तस्वीर आवाम के सामने नहीं रखी जाती है। तो ये चीज़ें हुई हैं जिनका जिक्र डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में अगर आवाम को रिलीफ नहीं देगी PDM की हुकूमत, तो फिर इमरान खान का मुकाबला कैसे करेगी और आवाम को कैसे कन्विंस करेगी कि ये मुद्दत पूरी होनी चाहिए हुकूमत की। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।